केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम हम लोग ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स डिस्कस कर रहे थे, अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स के, जो के पास आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आज के लेक्चर में हम लोग अगेन आगे जो फर्दर रेडिकल्स हैं आपके पास कार्बोनेट्स, इसके अलावा नाइट्रेट्स आपके पास NO3 -1 एंड देन आपके पास सल्फेट्स, हम आज इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटीज़ वगैरह देखी थी, इनकी सॉल्युबिलिटीज़। ठीक है, अगेन आज हम अगेन इनकी सॉल्युबिलिटीज़ देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटीज़ के अलावा हम लोगों ने इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उस बेसिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोनेट से। जो आपके अल्कली मेटल्स है ना, अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं, वो पहले तो उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। अगर आप सोडियम का कार्बोनेट लेट से बनाओ तो सोडियम +1 कार्बोनेट -2 तो Na2CO3। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास पोटेशियम कार्बोनेट, आपके पास रुबीडियम कार्बोनेट, आपके जितने भी कार्बोनेट्स होंगे यहाँ पे आपके पास जो मेटल लाइन है ये 2 टाइम्स द कार्बोनेट 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला हो गया अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं, सबसे ऊपर जो आपके पास कार्बोनेट बनता है वो आपके पास लिथियम का कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन कार्बोनेट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर टॉप टू बॉटम आते, जो सबसे नीचे आपके पास सीजियम कार्बोनेट, रुबीडियम सीजियम, तो आपके पास जितना आप ऊपर होते हो ना, फॉर एग्जांपल आप लिथियम कार्बोनेट की अगर बात करो, लिथियम कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है, लिथियम कार्बोनेट आपके पास इनसॉल्युबल है, और बाकी जितने भी हैं कार्बोनेट्स ये आपके पास सब के सब सॉल्युबल हैं। और उसकी रीज़न हम लोगों ने जब लिथियम के पेक्युलर बिहेवियर डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि लिथियम की हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से कार्बोनेट भी हाई चार्ज डेंसिटी होल्ड करता है और लिथियम भी कैटाइन है विद हाई चार्ज डेंसिटी। तो इस वजह से होता ही है कि आपकी जो लेटिस एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। सो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको लेटिस एनर्जी को ब्रेक करना पड़ता है ताकि वाटर उसके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके गिर्द सेटल हो सकें। ठीक है, तो जब वो लिथियम और कार्बोनेट सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये लिथियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इनसॉल्युबल है। जो आपके पास बाकी के हैं ये सब के सब सॉल्युबल हैं बिकॉज इनकी चार्ज डेंसिटी कंपेरेटिवली कम है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हो गया आपके पास इनकी सॉल्युबिलिटी। इसके बाद आपके पास होगी डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट है ना, ये जब आपने लिथियम कार्बोनेट को डिस्कस किया था उस वक्त भी देखा था कि ये किस तरीके से डीकम्पोज होता है। ये आपके पास लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके डीकम्पोज हो जाता है, जबकि इस बुक के बाकी जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं वो इस तरीके से नहीं होते डीकम्पोज। ठीक है, लिथियम क्यों हो जाता है और यही वाला ऑक्साइड क्यों बना देता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम बेसिकली जब ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड बनता है ना, लिथियम ऑक्साइड, तो आप कंपेयर करो इसको पोटेशियम ऑक्साइड से। पोटेशियम का ऑक्साइड आपने देखा था, पोटेशियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम K2O बनाता है या KO2 बनाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आप टॉप टू बॉटम आते हो जब, तो आपकी पोलराइजेबिलिटी की स्ट्रेंथ यानी आपके जो पर ऑक्साइड आयन को पोलराइज करने की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जितना आप टॉप पे होते हो आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पर ऑक्साइड आयन को आप ज़्यादा कर देते हो, पोलराइज कर देते हो, जिसकी वजह से ये -2 की फॉर्म में O सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से आपके पास लिथियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। सो लिथियम ऑक्साइड इस तरीके से डीकम्पोज होता है जबकि बाकी इस तरीके से डीकम्पोज नहीं होते। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास हम लोग एक और कार्बोनेट डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का आपके पास फार्मूला जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा, इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3। ठीक है, और Na2CO3 जो आपके पास ये बनता है, इसके ये मुख्तलिफ फॉर्म से आपके पास एग्जिस्ट करता है। एक आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये बेसिकली ये होता है Na2CO3 और इसके साथ 10 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको क्रिस्टलाइज आउट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप टेम्परेचर्स की बात करते हो ना 35 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मली आपका रूम टेम्परेचर जो
कह लो आप समर्स के अंदर होता है। तो इस टेम्परेचर से जब आप नीचे होते हो तो आपके पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब आप इससे ऊपर लेके जाते हो उसको तो वो उसकी क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा इस फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर देता है, और ये आपके पास एज एन अ वाइट पाउडर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वाइट पाउडर, ठीक है। तो आप टेम्परेचर जब हाई करते हो तो आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, और रूम टेम्परेचर पे या उससे कम आपके पास सोडियम डेकाहाइड्रेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो आपके पास है ये बेसिकली वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा भी इसका हम लोग नाम देते हैं इसको, ठीक है, ये वॉशिंग सोडे के अंदर भी यूज़ होता है इस वजह से, ठीक है। ये जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है, हम सोडियम कार्बोनेट को चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो आपके पास एक्वस सोल्यूशन होता है ना वो आपके पास बेसिक होता है। उसकी वजह बिकॉज यहाँ पे आपके पास सोडियम है और वाटर के अंदर आपके पास हाइड्रोक्साइड के आइंस होते हैं, तो बेसिकली ये बेसिस जनरेट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये कार्बोनिक एसिड भी जनरेट करेगा, ठीक है, CH2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे H2CO3 और ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह से हो रहा है, तो आपके पास कार्बोनिक एसिड और एक बेस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये आप इसको कहते हो कि ये बेसिक नेचर होती है इसकी वाटर के अंदर। इसके बाद आपके पास बेसिक हमें ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, ऑल्दो इसके अंदर एक एसिड भी बन रहा है और एक बेस भी बन रहा है, लेकिन जो बेस है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली बेस है, और जो एसिड है वो वीक एसिड है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेसिक इसका करेक्टर होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अल्कली मेटल्स देखे, और अल्कली मेटल्स के हम लोगों ने कार्बोनेट्स देखे। अब हम आ जाते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स पे, ठीक है, जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का जो कार्बोनेट बनता है वो CaCO3 बनेगा, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 बनेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम अलावा आपके पास जो बेरियम का लेड से बना हो तो BaCO3, ठीक है, इस तरीके से आपके पास कार्बोनेट्स बनते हैं। इनका जनरल फॉर्म ये है कि आपका ये चार्ज +2 और कार्बोनेट में -2 होता है, तो ये सिंपली साथ लिखे हुए कैल्शियम एंड कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं, सॉल्युबिलिटीज आपने अल्कली मेटल्स की देखी थी कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था आपके पास कि वो सब के सब सॉल्युबल थे। जो आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना ये ऐसे नहीं है, आपके पास टॉप टू बॉटम जब आप आते हो ना, टॉप टू बॉटम, यानी अगर आप सबसे पहले बेरिलियम की बात करो, फिर आप मैग्नीशियम की, फिर आप कैल्शियम की, फिर आप नीचे आते जो, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपके पास सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी रिड्यूसेस। अभी तक जो आपने पढ़ा था, इवन इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आपने देखा था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो था वो इतना सॉल्युबल नहीं था, जबकि पास जो आपके पास रुबीडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइड्स थे वो आपके पास बहुत ज़्यादा सॉल्युबल थे, और इसी तरीके से आपने ऑक्साइड्स में भी देखा था। लेकिन आपके पास ये जो सॉल्युबिलिटीज हैं टॉप टू बॉटम अब कम क्यों होने लगी, ये तो उल्टा ट्रेंड आने लग गया। हालांकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो आपका साइज बढ़ रहा होता है, साइज इंक्रीजेस, किस चीज का साइज बढ़ रहा होता है, इस मेटल एटम का साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो साइज इंक्रीजेस जिसकी वजह से आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज करती है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से लेटिस एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, लेटिस एनर्जी रिड्यूसेस, आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, और लेटिस एनर्जी जब ब्रेक कम हो जाती है तो फिर आप कहते हो कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम ये चार फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, ये समरी है आपके लास्ट लेक्चर्स की। अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास, आपको एक बात मैंने काफ़ी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी जब मैंने हाइड्रेशन एनर्जीज या हाइड्रेशन एंथैल्पीज को डिस्कस किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सोल्युबिलिटी सिर्फ लेटिस एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, सोल्युबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है आपकी लेट से आपका कोई कंपाउंड है A प्लस एंड B माइनस लेट से, तो बेसिकली सोल्युबिलिटी AB की इनसाइड वाटर जो है ना, इनसाइड वाटर सोल्युबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि A और B को आपको ब्रेकअप करने में कितनी लेटिस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है, और साथ में वो एनर्जी कहाँ से आएगी अब ये ब्रेक करने के लिए, वो ये होगा कि जब A और B ब्रेक हो जाएंगे ना तो इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी एक इसके गिर्द ना इन सारे इसको सराउंड कर देंगे, तो उसकी वजह से ये कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बेसिकली आपके पास रिलीज होती है और लेटिस एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली लेटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, ये आपके पास होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
तो आपके पास तो अगर तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इस बात का मतलब ये है कि आपका सॉल्युबिलिटी कम है बहुत, ठीक है, या आप कह लो कि इनसॉल्युबल है। और अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, इस बात का मतलब ये है कि आपकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोनेट्स के केस में क्या होता है। कार्बोनेट्स के केस में आपके पास ये आपके पास है, बल्कि मैं आपको पहले ये ऊपर वाला फिगर दिखा देता हूँ। देखो आपके पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की चूंकि सबसे सिंपल एग्जांपल होती है, हम हमेशा ये देते हैं। सोडियम क्लोराइड की जो लेटिस एंथैल्पी है ना, वो आपके पास प्लस 771 है, यानी प्लस 771 किलो जूल्स पर मोल आप दोगे तो आपका एक सोडियम क्लोराइड का अगर मोल आपके पास नमक का है तो वो ब्रेकअप होगा, सोडियम और क्लोरीन अलग होगा। फिर आपके पास जब सोडियम आइन है ना, उसके गिर्द जब वाटर एज इन हाइड्रोलिसिस आप करोगे, उसके गिर्द वाटर की एक लेयर आ जाएगी तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जब क्लोरीन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपके पास जो नेट एनर्जी पूरे सिस्टम की बन रही है वो इतनी बन रही है, ठीक है। ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ इनकी वैल्यूज आती हैं, कुछ बुक्स के अंदर +3 आती है, कुछ के अंदर +5 आती है, बट होती है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इस बात का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हो, पोटेशियम क्लोराइड में आपके पास क्या होता है कि आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे देखो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 15 किलो जूल्स। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटीज जो है ना वो सिर्फ लेटिस एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती और ना ही सिर्फ हाइड्रेशन एंथैल्पीज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो आपकी इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कम सॉल्युबल होना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी जो ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी ज्यादा गिर गई है और आपकी जो लेटिस एंथैल्पी है ये कम हुई है, ठीक है। ये 70 से गिरी है और ये 84 कम हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एनर्जी अब देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ना सिर्फ लेटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, बल्कि एक और कंसेप्ट भी होता है जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, जो आप फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हो, वो भी एक्चुअली सॉल्युबिलिटीज को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो अब ज्यादा डिटेल के अंदर हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, आप सिंपली ये मेमोराइज कर लो कि जो आपके होते हैं ना हाइड्रोक्साइड्स, उनमें टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो आपके पास क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एंड जब आप कार्बोनेट्स की बात कर रहे हो और कार्बोनेट्स में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो सॉल्युबिलिटी आपके पास डिक्रीज करती है, ठीक है। इस बात को आप यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो आपकी बल्कि उस कंसेप्ट को आप रहने दो। ये आपको मैं एक फिगर दिखा देता हूँ, इसमें आपको थोड़ा मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास है एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आप देखो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ये ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं, ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो तो एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी लेटिस एनर्जी से, और यहाँ पे आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये कम है लेटिस एनर्जी से, तभी तो आपका लेटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट की वाटर के अंदर जो है वो ज्यादा होगी और जो आपकी बेरियम कार्बोनेट की है वो कम होगी। तो यही ट्रेंड बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटीज का हम लोगों ने ये ट्रेंड देख लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अब डीकम्पोजिशन के ऊपर। डिकम्पोजिशन अब पहले हम लोगों ने किस चीज की देखी थी, अल्कली मेटल्स की, इस दफा हम देखते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स की। अल्कलीन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप डिकम्पोज करो तो ये आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप सबसे ऊपर लेट से बेरिलियम कार्बोनेट की बात करते हो तो वो आपके पास क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे नीचे की अगर आप बात करते हो बेरियम कार्बोनेट लेट से, तो ये आपके पास बनाएगा बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो इजीली डीकम्पोज हो जाएंगे और कौन से डिफिकल्ट डीकम्पोजिशन होगी इनकी, ठीक है। आप जब टॉप टू बॉटम आते हो बेसिकली तो आपका जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है आयनिक साइज। तो जब आपके पास आयनिक साइज इंक्रीज करेगा ना
तो आपके पास जो इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी है वो इसकी कम होगी और कैल्शियम ऑक्साइड की आपके पास लेटेस्ट एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है ना कि आप जब बेरियम ऑक्साइड पे आओगे तो आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो चुकी होगी, जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी जो है वो बेरियम ऑक्साइड की कम होगी। तो जब लेटेस्ट एंथैल्पी इसकी कम होगी उस केस में आपके पास ये होगा कि ये वाला डिकम्पोजिशन आपके पास मुश्किल होगी। सॉरी, ये कंसेप्ट आपको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि जितना आप ऊपर होगे ना ग्रुप के अंदर, किसी भी एक ग्रुप की आप बात कर रहे हो, लेट्स से आप बेरिलियम की बात कर रहे हो, तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ना इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल होगा। तो ये आपके पास एज एन स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और जब आपके पास प्रोडक्ट स्टेबल है यहाँ पे तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है ये आपका इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे की बात करते हो फॉर एग्जांपल बेरियम कार्बोनेट की, तो ये आपके पास लो लेटेस्ट एनर्जीज की वजह से अनस्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, हाईली थर्मली अनस्टेबल होते हैं ये, तो थर्मल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये आपके पास जो डिकम्पोजिशन है ये डिफिकल्ट होती है। तो टॉप टू बॉटम आपके पास ईज ऑफ डिकम्पोजिशन कम होता है। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स सिंपली नाइट्रेट्स किन्हें कहते हैं, NO3-1 जो रेडिकल होता है ये बेसिकली नाइट्रेट कहलाता है, और इसी तरीके से NO2-1 जो आपके पास होता है ये नाइट्राइट कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास जो नाइट्रेट्स होते हैं ये सिंपली बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों सॉल्युबल होते हैं। आई मीन के आप अल्कली अर्थ मेटल का कोई नाइट्रेट लो या अल्कली मेटल्स का लो, फॉर एग्जांपल आप सोडियम नाइट्रेट लो NaNO3, ठीक है, या आप कैल्शियम नाइट्रेट लो CaNO3, अब CaNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज कैल्शियम +2 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके अंदर वाटर के अंदर जो है ये डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी तो बहुत क्लियर है कि ये सब के सब डिजोल्व हो जाते हैं। इनकी जो वो हैं डिकम्पोजिशन हम इसको देख लेते हैं। ये डिकम्पोज कैसे होते हैं। आपके जो अल्कली मेटल्स है ना उसमें जो लिथियम है वो इस तरीके से डिकम्पोज होता है कि वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि लिथियम बनाता ही सिंपल ऑक्साइड है, और साथ आपका NO2 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, और अगर आप इसी अल्कली मेटल्स का कोई और आप नाइट्रेट लो तो वो इस तरीके से नहीं होता डिकम्पोज। या आपने जब अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अंदर भी आपने देखा था कि इनके नाइट्रेट्स किस तरीके से डिकम्पोज होते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट आपके पास जो है ये सिंपली सोडियम नाइट्राइट बना देगा। ठीक है, और साथ में आपके ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और इन दोनों का बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है ना सोडियम ऑक्साइड और साथ में आपका नाइट्रेट, ये फॉर्म नहीं होता बिकॉज सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड अमूमन बनाता है इस वजह से। ठीक है, तो इसकी भी वजह यही है कि लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये आपके पास जो है ये पर और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिस वजह से इनकी जो ऑक्साइड फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम नाइट्रेट की आप बात करते हो या कैल्शियम नाइट्रेट की, ये सब एक ही तरीके से डिकम्पोज होते हैं, और वो नॉर्मल तरीका है जिसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, आप अगर कैल्शियम की भी बात करो तो वो भी इसी तरीके से डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सल्फेट्स। सल्फेट्स हम कहते हैं SO4-2 रेडिकल को। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक सल्फाइट भी होता है। सल्फाइट जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का नहीं है, वैसे उसका फॉर्मूला SO3-2 होता है। आपके पास जो सल्फेट ग्रुप है ना, सल्फेट रेडिकल, इसके जो आपके पास सॉल्ट्स बनते हैं वो जो अल्कली मेटल्स के होते हैं ना वो तो सब के सब सॉल्युबल होते हैं। अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोडियम सल्फेट लो, पोटेशियम सल्फेट लो, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा NaSO4, सल्फेट -2 की वजह से Na2SO4, K2SO4, RbSO4, Rb2SO4। ठीक है, ये आपके पास जितने भी सल्फेट्स बनते हैं ये सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्कलीन अर्थ मेटल्स के लो सल्फेट्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कार्बोनेट्स का होता है। कार्बोनेट्स के केस में आपके पास क्या था कि टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे थे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें भी यूं ही होता है कि आपके जो सबसे ऊपर सल्फेट्स बनते हैं ना अल्कलीन अर्थ मेटल्स के, फॉर एग्जांपल आपका जो बेरिलियम सल्फेट है, बेरिलियम BeSO4, Be+2SO4-2, ये BeSO4 होगा, और जो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट जो टॉप के दो हैं ये सॉल्युबल हैं आपके वाटर के अंदर। ठीक है, आप ऊपर से जब नीचे आते हो आपके पास फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट आता है। ठीक है,
फिर आपके पास कैल्शियम सल्फेट के नीचे बेरियम सल्फेट और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट थोड़ा सा सोल्यूबल है, ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल, और जो नीचे वाले दो हैं वो ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल हैं, जिसके अंदर आपके पास बेरियम और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास इनसोल्यूबल हैं, ठीक है। इसकी वजह ये है आपके पास कि वैसे तो आप सोचोगे कि इनकी तो लेटिस एनर्जीज बहुत कम होनी चाहिए, बिकॉज बेरियम का साइज बहुत बड़ा है और इसकी लेटिस एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, लेटिस एनर्जी वेरी स्मॉल। तो लेटिस एनर्जी कम होने की वजह से वाटर को फौरन डिसॉल्व हो जाना चाहिए वाटर के अंदर इसको, लेकिन होता ये है कि लेटिस एनर्जी तो इनकी कम होती है, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी फर्दर स्मॉल होती है, फर्दर स्मॉल, यानी जितना आपका डिक्रीज लेटिस एनर्जी में टॉप टू बॉटम आता है, हाइड्रेशन एनर्जी का इंक्रीज उससे ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि इनसॉल्युबल आपके होते जाते हैं। और हाइड्रोक्साइड्स में ये होता है टॉप टू बॉटम में आते हो तो लेटिस एनर्जी में जो आपका इंक्रीज आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी आपकी लेटिस एनर्जी आपको बहुत कम इंक्रीज करती है, और हाइड्रेशन एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो आपके पास जो ये मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटीज के ट्रेंड्स थे ये भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। लास्ट आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये जो जिप्सम होता है, जिप्सम किस चीज़ को कहते हैं। जिप्सम आपके पास बेसिकली कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, इसको हम जिप्सम कहते हैं। CaSO4.2H2O, 2 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस जो है ना मॉलिक्यूल, इसको अगर आप लोग करते हो, हीट करते हो एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ब्रेकअप हो जाएगा और ये कंपाउंड बनाता है। साथ दो कैल्शियम सल्फेट के आपके पास हैं एंटिटीज, और साथ एक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, और साथ में आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके दो होते हैं, तो 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से 3 आपके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और एक आपका कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये इसमें चेंज हो जाता है, और ये जो ऊपर आपके पास था ये जिप्सम था, और जिप्सम से बेसिकली जिप्सम आपका ये सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज होता है। आपने ये जो नीचे बनाया है ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली एक वाइट पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप नॉर्मली इससे जो स्टोन्स वगैरह की फॉर्म में आपने अक्सर वो बने हुए देखे होंगे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जब कोई बोन्स वगैरह की इंजरीज होती हैं तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको वो कवर किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटीज़ और इनकी डीकम्पोजिशंस वगैरह को डिस्कस की है, ठीक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हिसाब से हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम आपके क्या मुख्तलिफ ट्रेंड्स शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सोडियम की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, Na प्रिपरेशन, ठीक है, और हम देखेंगे कि सोडियम किस तरीके से प्रिपेयर होता है, और इसके लिए हम लोग डाउन्स सेल को डिस्कस करेंगे।